नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी के इस अंक में आपका स्वागत है। एक कड़वी कॉफ़ी जो है वो एक लंबी बातचीत के सिलसिले होते हैं जिसमें हम किसी भी विषय को चुनते हैं और उस पर तसल्ली बख्श बात करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ अपूर्णानंद नहीं पर पंकज हैं, जो कि कड़वी कॉफ़ी टीम के हमारे शुरुआत से ही साथ में हैं, और वो आज हम दोनों बात करेंगे राजेंद्रन के साथ में, जो लाइवलीहुड, डेटा, मनरेगा ऐसे विषयों पे काम करते हैं जो पॉवर्टी के हैं, और डेटा और गणित के वो एक्सपर्ट हैं। इनका परिचय मैं दे दूं पहले कि ये अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी बेंगलोर में आर्ट्स एंड साइंसेस डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, और वहाँ पर वो एक करिकुलम चलाते हैं डेटा, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का। और इन्होंने अपनी सांख्यिकी में पीएचडी की है अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान ये आईएसआई कहते हैं इसको, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इथाका और अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत में पढ़ा चुके हैं। और इस वक्त ये शोध करते हैं, कुछ ज़मीन से जुड़कर भी कुछ काम करते हैं, और एक लिपटेक इंडिया नाम से एक संस्थान के फाउंडर मेंबर हैं, जिसमें बहुत सारे शोधकर्ता, सिविल सोसाइटी के लोग और सरकारों के साथ काम करते हैं, जिससे कि पारदर्शिता और जवाबदेही, ख़ास तौर पर जो रूरल सोशल पॉलिसीज़ है, जो ग्रामीण सामाजिक नीतियां हैं, उनको उनका ठीक से पालन हो और अमल हो, इस पर वो काम करते हैं। और राजेंद्रन जो हैं नेशनल कैंपेन्स, जो राष्ट्रीय कैंपेन जो है उनके, उसमें वो हिस्सा रहते हैं, जिसमें संवैधानिक मूल्य, मानवाधिकार, काम का अधिकार, खाने का अधिकार, इस पे वो काम करते हैं। और वो डेटा और ज़िंदगियों को जोड़ने का भी काम करते हैं, जो शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। तो स्वागत है आपका राजेंद्रन, शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। शुरुआत इस बात से करते हैं कि गरीबी को हम परिभाषित कैसे करते हैं। गरीबी एक तो हम सबके मन में एक एब्स्ट्रैक्शन की चीज़ है कि जो हम समझते हैं गरीबी ये शायद ऐसी होती। दूसरी होती है ये कि हम अनुभव करते हैं उसको कि एक ये है गरीबी, और यह कभी हम अगर अपने समय कभी ऐसे रहे होंगे। तीसरा ये है कि जब सरकारी नीतियाँ जब एक मैक्रो स्तर पे बनती हैं, तो वो कैसे तय करते हैं कि गरीब कौन है, कैसे तय हुआ गरीब का जो है, क्योंकि उसकी भी गोल पोस्ट या परिभाषाएं बदलती रही हैं, हाल में फिर एक बार बदली है। तो मैं चाहता था कि उस रोशनी में अगर आप थोड़ा सा ये बता पाएँ कि हम इस गरीबी को हम कैसे देखते हैं। देखिए गरीबी, अभी हाल ही में मैं एक बात कहूँगा, जो अभी मेरी राजस्थान से आ रहा हूँ, वहाँ पे किसी से बात हो रही थी, तो एक चीज़ जो मुझे वहाँ पे बातचीत से ये पता चला कि गरीबी जो है वो रेखाओं से ज़्यादा, आंकड़ों से ज़्यादा महसूस करने वाली बात है। और ये मेरे ख्याल से बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि अर्थशास्त्री हमेशा एक रेखा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, वो ज़रूरी है कि हमको गरीबी रेखा क्या है हमें जानना चाहिए, कितने लोग कितने आमदनी के कम कमाते हैं, वो ज़रूरी आंकड़े हैं, क्योंकि उसी आंकड़ों के आधार पे हम अपना जो भी नीतियाँ बनानी हो, नीतियाँ उसी से बनेंगी। लेकिन गरीबी को हम सिर्फ आंकड़ों में अगर बांधेंगे तो गरीबी से जो गुज़र रहे हैं उनको हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि गरीबी रेखा, मान लीजिए किसी अर्थशास्त्री ने कह दिया कि दिन में अगर आप 200 रुपये से कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं, मान लेते हैं। लेकिन जो 210 रुपया कमाता है, क्या वो गरीब नहीं है? जो 220 रुपया कमाता है, क्या वो गरीब नहीं है? तो गरीबी की परिभाषा मेरे ख्याल से थोड़ा उसको हमें और थोड़ा ब्रॉडर नज़रिए से हमें देखना होगा। मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि हम गरीबी से ज़्यादा हम उसको सोचें कि वल्नरेबिलिटी क्या है, प्रिकेरिटी क्या है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से एक जो अमर्त्य सेन, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, उनकी परिभाषा से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। उन्होंने जो कहा है कि गरीबी का ये मतलब है कि जो एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, यानी कि अगर मेरे में क्षमता है कि मैं बाहर जाके सिर्फ अपने आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं, मैं कौन से जात का हूँ, मैं कौन से धर्म का हूँ, मैं कौन से लिंग का हूँ, मैं क्या अंग्रेज़ी बोल पाता हूँ कि नहीं,
इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ देखें तब हमें पता चलेगा कि पॉवर्टी इज़ द लैक ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी। उस तरीके से उन्होंने परिभाषा किया है कि मान लीजिए, एक और जस्ट इस पे जोड़ते हुए, कि आज मान लीजिए कि कुछ मेरे ही गांव में, मैं मान लीजिए कोई गांव में रहता हूं और मेरे गांव में किसी को राशन बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है, और जाहिर है कि अगर कई लोगों को ये राशन बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है तो वो चाहेंगे कि वो प्रखंड स्तर पे जाके कोई नारा लगाएं, कोई प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट दर्ज करें वहाँ पे। लेकिन अगर वो दर्ज करने के लिए उनको शायद 5 दिन का वहाँ पे धरना देना पड़ेगा। लेकिन आज अगर मेरी स्थिति ऐसी है कि आज मैं अगर कमाने नहीं गया तो कल मेरे घर में खाना शायद नहीं होगा, इस वजह से मैं वहाँ पे जाके, जो कि मैं सहमत हूँ कि उनको राशन नहीं मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लॉक में जाके धरना दूँ, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है, मेरी सामाजिक स्थिति ऐसी है कि मैं अपने विचारों को एक उसको सफल स्वरूप नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये भी गरीबी है, और ये गरीबी का एक मुख्य निशान है कि मैं जो करना चाहता हूँ, जो कोई अमीर घर का कोई लड़का या लड़की कर पाते हैं, क्या मैं उसी तरह मैं कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं मेरे संवैधानिक मूल्यों पे जब एक हनन होता है, वो भी गरीबी है, और वो जुड़ा हुआ है आर्थिक गरीबी के साथ। तो मेरे ख्याल से गरीबी की परिभाषा को हम सिर्फ आर्थिक रूप में ना देखें, हम ये समझें कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, क्या वो पुरुष हैं कि महिला है, क्या वो दलित समुदाय से आते हैं कि क्या वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इन सबको एक साथ हमको देख के तभी हम गरीबी की परिभाषा को चिन्हित कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और सॉरी, मैं एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एक हाल ही की बात है, मैं मेरे ख्याल से एक ये अभी की कुछ दिनों के पहले की बात है। एक दलित 22 साल के लड़के से मेरी बात हो रही थी, बहुत देर बात हुई। वो 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के पहले उसने 6 नौकरियां अलग अलग जगह पे की, पलायन करके उसने मजदूरी की, और 12वीं क्लास के एग्ज़ाम देने के पहले उसको बंगाल में जाकर, बिहार का लड़का है, बंगाल में जाके उसको पलायन करके दिन में 300 रुपया 350 रुपया कमाने के बाद उसको, उसकी बचत करने के बाद ही वो अपनी 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम दे पाया है। अब मेरे ख्याल से ये एक तरह से देखा जाए तो उसके रेजिलियंस को हमें बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरह ऐसा क्यों? क्योंकि एक मजबूरी है। और कोविड के टाइम भी हमने देखा है कि मान लीजिए कि आपको एक बार अस्पताल जाना पड़ा तो आपका कितना खर्च होता है। तो वो गरीब वो है जो कभी भी अपने ठीक से, अपने सोच के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाता है। भारत में ऐसे, जैसे कि हम एक तरफ बात करते हैं लोकतंत्र है, उसमें एक बहुमत है, बहुमत के साथ साथ एक बहुसंख्यवाद भी जो है हम सब पे, हम देख रहे हैं किस तरह से वो हम सब पर एक तरह का निर्णायक फैक्टर बनता जा रहा है, हम सबकी पॉलिटिक्स में, लाइफ में, समाज में भी। तो गरीबों की संख्या जो है भारत में, आपके हिसाब से कितना है उनका? वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहुसंख्य हैं, पर वो अपनी राजनीति वैसी क्यों नहीं कर पा रहे जैसे कि दूसरे तरह के जो बहुसंख्य हैं वो कर ले रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। ये मेजॉरिटी और मेजॉरिटेरियनिज्म, उसके फ़र्क का सवाल आपने पूछा है। अगर आप मेजॉरिटी की देखेंगे, न्यूमेरिकल मेजॉरिटी देखेंगे, तो मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान में सबसे जो गरीब समुदाय के लोग हैं वो न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है। अब मैं ये क्यों, इसके पीछे आंकड़े क्या है? आंकड़े, मैं शुरुआत में भी मैंने जो कहा कि आंकड़े एक सहारा बन सकते हैं हमें सोचने के लिए, लेकिन आंकड़ों में हम बंध न जाएं। तो आंकड़ों का सहारा लेते हुए यहाँ पे हम देखें, जो सबसे अमीर वर्ग के लोग हैं, 10% लोगों के पास तकरीबन 75 या 77% जो पूंजी है टॉप 10% लोगों के पास है। और जो सबसे गरीब 60% लोग हैं, उनके पास हिंदुस्तान की पूंजी 4% है। अब 60% लोगों के पास 4% पूंजी है, तो ये तो है कि बहुसंख्यक कौन है हिंदुस्तान में? बॉटम 60%, वो गरीब है। अब सवाल आपने जो कहा मेजॉरिटेरियनिज्म की, अब ये संभव तभी है जब ऊपर के राजनेता जब उसको बढ़ावा देते हैं।
आज की तारीख में हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कि हिंदू मुसलमान के बीच में एक दरार पैदा किया जा रहा है। और ये जो दरार पैदा हुआ है, इसके पीछे एक राजनीतिक सोच है। जब तक हम उस राजनीतिक सोच को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम केस बाय केस उलझते रहेंगे। ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि हम ये करते रहेंगे। और आज की तारीख में मेजॉरिटेरियनिज्म ऐसा हो गया है कि ऊपर वाला ने तो सैंक्शन कर दिया है कि भाई आप ज़मीनी स्तर पे आप कुछ भी कीजिए, आपके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई करेंगे भी तो उस पर आराम से कार्रवाई होगी। तो इस वजह से यहाँ पे कई सारे लोगों को, मैं तो कहूँगा कि एक सैंक्शन मिला है। और जैसे कि एक प्रसिद्ध एक लेखक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शायद पढ़ाते हैं, उनका नाम है टॉमस हैंसन। तो उन्होंने उनकी किताब है लॉ ऑफ फोर्स, उसमें उन्होंने जैसे लिखा है, उन्होंने कहा है कि जब लॉ ऑफ फोर्स, जब फोर्स ऑफ लॉ और लॉ ऑफ फोर्स, ये बड़ा ज़रूरी है। और इस पे ये है कि अब हम किस पर करेंगे। जो कि हमारे साथी हैं उन पर हम केस नहीं करेंगे, और देख लेंगे कि अगर मुसलमान समुदाय से कोई है तो उनके खिलाफ आराम से हम केस कर देंगे। तो ये जो एक डिस्क्रिमिनेटरी लीगलिज्म कहते हैं कि हमारे दोस्तों के लिए कुछ भी छूट है, लेकिन जिसको हम दोस्त नहीं मानते उनके लिए कानून है। तो इस तरीके की सोच की वजह से इसमें बढ़ावा मिला है। कमिंग बैक टू दिस गरीबी वाली बात पे ही कि जो अगर वो लोग बहुसंख्य हैं और वो अब क्या वो इसलिए संगठित नहीं हो पाते हैं या इसलिए अपना एक पॉलिटिकल करेंसी की तरफ नहीं आ पाते हैं, वो सिर्फ एक वोट देते हैं और वो एक ट्रांजैक्शनल अरेंजमेंट जिस तरह तक रिड्यूस हो जाता है, तो ये गरीबी उनको रोकती है संगठित होने से, या कोई और वजह है कि अभी हम किसी एक नए तरह के राजनीतिक विमर्श, क्योंकि ये आर्थिक हमारी चीज़ें हमको पॉलिटिकली पोलराइज क्यों नहीं कर रही हैं जो कि सांप्रदायिक तौर पे कर रही हैं? इस सवाल से मैं भी जूझ रहा हूँ। सवाल का शायद सीधा जवाब तो नहीं पता, लेकिन शायद कुछ वजह है। एक वजह तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा गरीब है, हम वहाँ से शुरू करते हैं, जो निर्भर करते हैं कि उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, क्योंकि उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वो सरकार का काम है, ये मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सरकार कोई दान कर रही है उनको, ये सरकार का काम है कि वो सामाजिक सुरक्षा उनको दे, क्योंकि संविधान में लिखा गया है राइट टू लिव। तो सामाजिक सुरक्षा के अंदर क्या क्या आता है? कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे NFSA हो गया जिसके माध्यम से राशन मिलता है, मिड डे मील हो गया, इस तरीके की चीज़ें हैं। अब जो मेरा एक जो सोच है कि हम जो इस तबके के लोग हैं जो सामाजिक सुरक्षा पे निर्भर कर रहे हैं, एक ऐसा नैरेटिव बन गया है कि सरकार उनके लिए एहसान कर रही है। ये नैरेटिव क्यों? एक जो आज राशन ले रहा है, ये राशन लेना कोई सरकार उस पर एहसान नहीं कर रही है, ये उसका हक है। उसको लाभार्थी कहा जाता है, उसको लाभुक कहा जाता है, उसको हकदार नहीं कहा जाता। जब तक हम ये सोच नहीं लाएंगे कि जो राशन ले रहा है, जो पेंशन ले रहा है, जो नरेगा श्रमिक है, वो लाभुक या लाभार्थी नहीं, वो हकदार है। और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वो हक की भाषा ज़मीनी स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे, तब तक उनको लाभुक या लाभार्थी कहा जाएगा, तब तक उनको ऐसा एहसास दिया जाएगा कि आप पर सरकार एहसान कर रही है, आप चुप बैठे। तो इस वजह से एक सामूहिक तौर पे जो सॉलिडारिटी है वो बन नहीं पा रहा है जिस स्तर पे होना चाहिए, और उनको इस चंगुल में वो फंस चुके हैं। इससे निकलना होगा हमें। आप जो है काफ़ी सारा ये डेटा देखते हैं, और नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त राशन दे रहे हैं। मनरेगा के शायद टोटल कार्ड होल्डर्स मेरे ख्याल से 23 करोड़ हैं, 26 करोड़ मनरेगा के लोग हैं जो कह रहे हैं कि काम मांग रहे हैं, काम का अधिकार मांग रहे हैं कि भाई काम का अधिकार, इस तहत हमें काम दो। पर 80 करोड़, एक तो हम लोग की जो आबादी, जो भी काल्पनिक आबादी हमारी, क्योंकि खुद गिने तो है नहीं, तो जो हम कह रहे हैं कि चीन से आगे निकल चुके हैं, तो
140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है और उसमें से वो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त राशन दे रहे हैं। एक तो ये 80 करोड़ सच में आपको लगता है कि मतलब कितना परसेंट हुआ इस देश का कि जो मुफ्त राशन इसको मिल रहा है? तो ये हम कह रहे हैं कम से कम 65 से 70% लोग जो हैं उनको आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, ऐसा सच में है? हाँ, ऐसा है कि दो या चीज़ें, दावा है ऐसा? हाँ, दो चीज़ें यहाँ पे ऐसे हैं। पहली बात तो 2013 में NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का गठन हुआ था। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 67% लोगों को राशन दुकानों से हर महीने एक कम रेट में राशन मिलेगा। उसमें है 67% वो अगर आप देखेंगे तो उसका कुल मिला के तकरीबन आता है 80 करोड़। जैसे कि आपने कहा कि हम जनगणना तो हुआ नहीं है पिछले 2011 के बाद, तो हमें एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं पते कि कितना लोग हैं, लेकिन 80 करोड़ मान लीजिए 140 करोड़ के आस टोटल जनसंख्या अगर उतना है। अब सवाल ये है कि इसको, पहली बात तो ये मोदी का राशन नहीं है और इसे हम मुफ्त राशन ना कहें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये NFSA के तहत है। तो इसको जब ऑलरेडी NFSA 2013 में यानी कि 2014 में भी भाजपा सरकार आई थी, उसके पहले ही NFSA आ चुका था, तो इसको हम क्यों माने कि ये मोदी का राशन है? ये तो वास्तव में लोगों का हक है। तो यही मैं कह रहा था पहले भी कि जब लोगों के हक को इस तरीके से भाषा के चंगुल में फंस चुके हैं हम, अब अगर मोदी जी अगर लोकसभा में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के कह रहे हैं कि मैंने लोगों को मुफ्त राशन दिया, ये तो गलत है, ये तो झूठ है। कि तो एक ये भी है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं दुनिया की, और उसमें 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, और उसमें हमारी जो प्रति व्यक्ति जो GDP है, पर कैपिटा GDP जो है बांग्लादेश से भी कम है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे आप बतौर समाज विद और डेटा की तरह आप कैसे देखते हैं इस बात को? मेरे ख्याल से ये तो बहुत साफ है। अगर आप एक तरह कह रहे हैं कि एक तरह नीति आयोग कह रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी है ही नहीं, कब बहुत कम हो चुका है, 10% से कम हो चुका है। दूसरी तरफ कोई कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। अगर गरीबी वाकई में 10% से कम है तो आप इतने लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? तो ऑटोमेटिक उन्हीं के बातों में आपको एक द्वंद्व दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं सच्चाई क्या है हम खुद ही पूछ लेते हैं लोगों से। आप लोगों से पूछ लीजिए ना। तो डेटा के बारे में भी जो मतलब सरकार का जो रवैया रहा है मोटे तौर पे, क्योंकि आपका तो वो एक तरह से डिसिप्लिन है और आप अपना करियर, अपना ज़िंदगी, अपना काम सारा उस पर केंद्रित रखते हैं। डेटा को लेके सरकार का जो, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाने के लिए बिना डेटा को ठीक से पढ़े हुए तो आप शायद कोई भी बढ़िया नीति फैसला नहीं कर सकते। तो उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार का रवैया अभी तक कैसा रहा है डेटा को लेके? क्योंकि कई जगह वो डिनायल में है। हम कह रहे हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, पर आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, मैं आंकड़ा देख रहा था कि आप 125 देशों में 111वें पर है। इतने सारे गरीब बच्चे हैं जो मेरे ख्याल से 19.3% बच्चे हैं जो ज़ीरो फूड जिनको कहा जा रहा है कि हम जो है वो दुनिया में शायद तीसरे पे हैं, सबसे ख़राब तीसरा जो है हमारा। तो इस सब ये जो आंकड़े आ रहे हैं, बाहर से जो आंकड़े आते हैं या देश का जो आंकड़ा है, कुछ छिपाए जाते हैं, कुछ बरगलाया जाता है, जैसे अभी जो नया गरीबी को भी जो लेकर है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर इस आधार को ही हम गड्ढमड कर देते हैं, जहाँ से एक सच को हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये सच है, और इस सच के आधार हम एक नीति बनाएंगे या बहस करेंगे या कुछ उस पर से समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, तो उस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप सरकार के रवैये को? देखिए, बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये। पहली बात, इस पे कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो डेटा को कई सारे लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव है। मैं तो कहूँगा डेटा बहुत ही बड़ा राजनीति है। डेटा सबसे बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि उसके आधार पर हम सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये नागरिक होने के तहत हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से जवाबदेही मांगें।
और हम सरकार से जवाबदेही तभी मांग सकते हैं जब हमारे पास सही आंकड़े होंगे। अब आंकड़ों की क्या राजनीति है यहाँ पे? 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ है। जाति के आधार पर जनगणना 2011 में हुआ था, 2015 में वो साझा किया गया था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। तो ये दो तो बड़े बहुत अहम जो पूरे देश के स्तर पे जो आंकड़े हैं वो हमारे पास है ही नहीं। तीसरा एक है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, यानी कि हम देख सकते हैं कि एक प्रति घर में किस तरह लोग अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, खाना में कितना दे रहे हैं, दाल में कितना खर्च कर रहे हैं, चावल पे कितना, ताकि उससे हमें आइडिया मिलेगा कि पोषण की स्थिति क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है। आखिरी बार ये हुआ था 2011-12 में। अभी हाल ही में उन्होंने एक फैक्ट शीट निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी 2017 में अगला वाला सर्वे इसका निकलने वाला था, लेकिन उसको दबा दिया गया था। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक रिपोर्टर ने उसको लीक किया था। लीक करने के बाद हमें पता चला कि 2011-12 से लेकर 2017-18 के अंदर, यानी कि इन 5 सालों में एक अर्थशास्त्री ने एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया था कि जो सब रूरल इंडिया के, ग्रामीण भारत के, उन्होंने पूरे जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है उसको उन्होंने 10 भागों में बांटा था। 10 भागों में बांटने के बाद उन्होंने ये देखा कि हर भाग में, यानी कि आप रैंक कर दीजिए कि गांव में 100 लोग हैं, जो सबसे अमीर है और जो सबसे गरीब है ग्रामीणी स्तर पे, उनको आप ऑर्डर कर दीजिए। उनको ऑर्डर करने के बाद उन्होंने देखा कि हर जो सेगमेंट है, हर भाग में और उनकी गरीबी बढ़ा है, क्योंकि वो जितना खर्च कर रहे थे खाना पे वो कम हुआ है। तो जाहिर है कि ये सरकार को अच्छा नहीं लगा ये आंकड़ा, क्योंकि ये दर्शाता है, ये सरकार खुद सरकारी आंकड़े थे जो सरकार की सच्चाई को दर्शा रहा, देश की सच्चाई को दर्शा रहा था, उसको दबा दिया गया। अभी फैक्ट शीट हाल ही में निकला है, लेकिन फैक्ट शीट में जो यूनिट लेवल डेटा जो कहते हैं वो अभी तक निकला नहीं है, तो हम ठीक से कह नहीं सकते कि वास्तव में स्थिति क्या है। तो एक तो ये जो आंकड़ों की राजनीति है, और ये तो मैं तो कहूँगा कि ये बहुत शर्म वाली बात है, क्योंकि मैं खुद स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, और हिंदुस्तान में अगर आप देखें, पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे, तो पूरा जो सैम्पलिंग का जो प्रक्रिया है ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। किस तरीके से हम परिवार चुनें, किस तरीके से हम समझें कि कौन कैसे कमा रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, ये जो पूरी सैम्पलिंग की प्रक्रिया है, ये पूरे विश्व में इसका देन हिंदुस्तान से हुआ है। पीसी महालनोबिस का ये बड़ा योगदान रहा है। और जहाँ पे इंडिया सबसे वर्ल्ड लीडर रहा है स्टैटिस्टिक्स में, इन सब चीज़ों में, आज हम ही पीछे हैं और हिंदुस्तान के इतिहास को हम खुद दबा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और ये इसके पीछे बस और कोई वजह नहीं है, बस राजनीति है। ऐसा नहीं है कि सरकारी आंकड़े कुछ आए नहीं हैं। जैसे श्रम के आधार पर पहले एक सर्वे होता था 2011-12 तक, उसको चेंज करके आज के तारीख में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक आ रहा है जो हर साल में 4 बार होता है। वो आंकड़े आ रहे हैं। उस आंकड़ों के आधार पर हमने हाल ही में आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, बहुत्व कर्नाटका एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से उन्होंने रिपोर्ट निकाला है। बहुत्व कर्नाटका की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो मज़दूरों का दर है 2011 से लेकर अभी तक बिल्कुल फ्लैट है, बढ़ा ही नहीं है। तो ये भी सच्चाई है। अब ये सच्चाई लोगों को पता होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि हर मज़दूर को ये डेटा देखना चाहिए कि भाई उनका हक है, कि भाई उनके नाम पे जब नीतियाँ बन रही है, क्या उनका हक नहीं बनता कि जानें कि आपकी सच्चाई क्या है? राजेंद्र जी, अभी आपने शुरुआती दौर में गरीब और गरीबी दोनों को परिभाषित किया, तो उससे एक बात निकल के आती है कि ये दोनों ही स्थिति में उसका आर्थिक स्वावलंबन जो है वो उसको या तो उससे बाहर निकालता है या उसके अंदर रखता है। तो इस आर्थिक स्वावलंबन में सन 2005 में जब मनरेगा आया, जिसमें पहली बार किसी योजना में गारंटी वर्ड इस्तेमाल हुआ, जिसको देखकर हम लोग भी थोड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि सरकार इस तरीके से गारंटी वर्ड इस्तेमाल करने से बचती है। हालांकि हम बाद के सालों में देखें तो बहुत सारी चीज़ों में ये वर्ड आए
कितने कामयाब हुए अलग बात है, लेकिन हम पहले मनरेगा पे बात करते हैं कि जिसमें पहली बार रोजगार की गारंटी देने की बात सरकार ने की, और ख़ास करके उस तबके के लिए जिसको आप अभी गरीब या गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले लोगों की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो बात थी, इसको जब हम लोगों ने देखा तो इसको बड़ा फिलॉसफिकल लेवल पर भी देखा कि इसमें मुख्य रूप से क्या कही जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि ये उन लोगों को रोजगार देगा जो गरीब हैं, मगर उनके घर पर ही रोजगार देगा, उन्हीं के ग्राम में रोजगार देगा। दूसरी इसकी खासियत थी कि वो उसमें एक वर्ड लगा हुआ था ग्रामीण विकास, यानी कि उस ग्राम के विकास में उनका योगदान भी होगा। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड था कि जिसमें कि वयस्क वर्ड था, जिसमें औरत और मर्द को फर्क नहीं किया गया था, और एक बराबर की उनकी मजदूरी तय की गई थी, दोनों के लिए एक जैसा था। तो इस सरकार की इस सोच को पहले तो आप ये मुझे बताएं कि इसका फिलॉसफिकल लेवल पर आप इसको किस तरह से देखते हैं, और बाद के वर्षों में इसके फेल्योर होने का कारण, या इसके अगर हम पिछले 4-5 वर्षों का देखें अगर ना, तो जो जिस तरीके से इस परियोजनाओं पर जो बजट थे सरकार के वो कम होते गए ना, तो उसके पीछे का क्या दर्शन है ना। और साथ ही साथ इसी सवाल में ये भी आप जोड़कर बताने की कोशिश करें तो बेहतर होगा कि क्या सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो एक तरह से उनको डायरेक्ट पैसा जिनके फंड में ट्रांसफ़र, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, या अनाज डायरेक्ट जा रहा है, तो ये सारी बहुत सारी योजनाएं क्या उस वजह से मनरेगा पर इस तरीके का असर पड़ा, या कुछ और भी वजह थी? तो इसको हम ज़रा सा इसके पहले वाले फिलॉसफी से शुरू करें, क्योंकि ये हम लोगों को बहुत आश्चर्यजनक लगा था कि सरकार एक गारंटी वर्ड के साथ ना, और निचले स्तर पर काम को ना, और साथ ही साथ न केवल गारंटी बल्कि उसमें दिन की भी गारंटी दे रही है। और जो उसका जो सबसे बड़ा यूएसपी था कि अगर आपको जॉब नहीं दिया तो उसके बदले में हम आपको भत्ता देने का प्रोविज़न था। तो इतना सोच समझकर बनाया हुआ एक कार्यक्रम जो फिलॉसफिकल लेवल पर भी बहुत सारे देशों में भी सराहा गया, इवन अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज़ में भी इस बात की बड़ी चर्चा हुई। तो आज हम वो कहाँ खड़े हैं? हाँ, मेरे ख्याल से जब नरेगा की बात करें तो मैं तो कहूँगा उसको कोई भी नरेगा ही नहीं, कोई भी जब हम पॉलिसी को देखें, कोई भी नीति को देखें, तो उसको हम 3 पहलू से उसको हम समझें। पहला कि उसके पीछे की संवैधानिक सोच क्या है, दूसरा उसके पीछे नैतिक सोच क्या है, मॉरल एथिकल क्या सोच है, तीसरा उसके पीछे आर्थिक सोच क्या है। अब हम अगर नरेगा को एक मिसाल के तौर पे देखें तो नरेगा के पीछे की संवैधानिक सोच क्या है। आर्टिकल 21 हमारे संविधान में कहता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अब अगर कोई भी, चाहे आदमी हो और औरत हो, अगर वो कमाने में सक्षम नहीं है तो फिर आर्टिकल 21 की पूर्ति कैसे होगी? अगर मैं रोज़गार मेरे पास नहीं है तो मैं खाऊंगा कैसे, ज़िंदा कैसे रहूँगा? तो वहाँ पे एक संवैधानिक लिंक बहुत ही साफ है कि रोज़गार जुड़ा हुआ है संवैधानिक सोच के पीछे, आर्टिकल 21 से सीधा जुड़ा हुआ है। और अगर हम एक और चीज़ देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो संविधान में है, वहाँ भी साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी सरकार की नीति जब हो वो सोशो इकोनॉमिक राइट्स को बढ़ावा दे। तो एक तरह से संवैधानिक सोच ये है। नैतिक सोच क्या है? नैतिक यानी एथिकल। नैतिक सोच यहाँ पे ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे महिला और पुरुष, ये पहली बार हमारे कानून में ये लिखा गया है कि महिला और पुरुष जब नरेगा के तहत काम करेंगे उनको एक ही दिन का मजदूरी मिलेगा, बराबर की मजदूरी। इसके पहले कभी था नहीं ऐसे। तो एक तरह से ये बहुत ही प्रगतिशील एक कानून है क्योंकि इसमें महिला पुरुष को एक मजदूरी दर दिया जा रहा है। दूसरे इसके पीछे नैतिक सोच ये है कि गांव का विकास के लिए ज़रूरी है कि गांव के लोग खुद फैसला करें कि क्या होना चाहिए। हमारे गांव में सड़क बनेगा या फिर स्कूल बनेगा या फिर स्टेडियम बनेगा, इसका फैसला अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ का कोई कोना पकड़ लीजिए,
छत्तीसगढ़ के कोई कोने में एक गांव में क्या होगा, कौन सी योजना का तय होगा, वो दिल्ली में एसी कमरे में बैठ के नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए, गलत है। तो एक तरह से विकेंद्रीकरण एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो भी इस पे जुड़ा हुआ है। तो नैतिक सोच ये है कि हाँ, जिसका गांव वो खुद ही फैसला करे। तो ये हुआ दूसरा। तो यहाँ पे एक और संशोधन जो 73वां संशोधन है, उस पे साफ साफ लिखा गया है कि ग्राम पंचायत की भागीदारी होनी चाहिए, 73rd अमेंडमेंट। तो वो भी नरेगा के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तो वो है। नैतिकता इसमें और भी है। एक है कि हम आज की तारीख में एक प्रचलित हुआ है एक शब्द आत्मनिर्भरता। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर नरेगा एक कार्यक्रम है जो वास्तव में आत्मनिर्भर है। अब वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक मज़दूर है, मज़दूर के पास 3 एकड़ की ज़मीन है, जिसको हम अंग्रेज़ी में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कहेंगे। मान लीजिए कि दलित परिवार से है और उसका ज़मीन उबड़ खाबड़ है, वो कुछ वहाँ पे अनाज या कुछ उपजाऊ नहीं है उसकी ज़मीन पे। अब नरेगा के तहत उसी के गांव के मज़दूर को लेके वो उसके खेत में काम को पारित कर सकता है। वो बोल सकता है कि देखो, ये हमारी ज़मीन में ये ज़रूरत है, तो उसी के गांव के लोग मज़दूर बन के उसके खेत में काम करेंगे, क्योंकि उसके पास पूंजी तो है नहीं कि वो लेबर लाए कहीं से। तो नरेगा उसको मदद करता है। तो वास्तव में जो आप स्वावलंबन की बात कर रहे थे, मैं तो कहूँगा स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता नरेगा के ढांचा में है। तीसरी बात, इस तरह के कई सारे, मैं तो बस मिसाल दे रहा था 2-3 नैतिकता की। आर्थिक एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब जिसे हम कहेंगे कि मान लीजिए कि आज मेरे परिवार में पैसे आए, तो मैं जाहिर है कि जो गरीब परिवार है वो खर्च करता है। जितना उनके पास पैसा आता है वो ज़्यादातर पैसा खर्च हो जाता है। अब वो जब खर्च करेंगे, लोकल इकोनॉमी में खर्च करेंगे, वो जाके दिल्ली बम्बई में तो खर्च नहीं करेंगे। तो लोकल इकोनॉमी में जब खर्च करेंगे, किसी की दुकान से कुछ खरीदेंगे, साबुन तेल खरीदेंगे, तो साबुन तेल जो बेच रहे हैं उनके पास कुछ और पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़े। और जो गांव में मान लीजिए किसी के खेत में कुछ काम किया है, अब बहुत एक अच्छा काम जो नरेगा के तहत हुआ है कि हॉर्टिकल्चर का काम है, मछली पालन का काम है। तो जब हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है तो उसके खेत में जब उससे आम उगेंगे, जब वो आम बेचेगा, जाहिर है कि उसका फ़ायदा उसी को होगा। और ये नरेगा के तहत जो है, आर्थिक तौर पे मैं कह रहा हूँ कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट तैयार होगा, जिसे अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहेंगे कि आज मैंने 2 रुपये कमाए हैं, 10 रुपये कमाए हैं, मैं 4 रुपये इधर खर्च करूँगा। खर्च कहाँ करूँगा? लोकल इकोनॉमी में। तो उससे एक इस तरीके से आर्थिक तौर पे बढ़ावा मिलेगा। तो ये है कि फिलोसॉफिकल आपने जो पूछा। लेकिन अभी हुआ क्या है? पिछले 2014 से लेके अभी तक हम देखेंगे तो नरेगा का बजट जो है बिल्कुल हर साल वो बिल्कुल कम हुआ है। और हर साल एक्सेप्ट 2020 कोविड के दौरान थोड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा जी। कोविड के दौरान भी अगर आप देखेंगे, औसतन नरेगा में बोला गया है कि हर घर को साल में 100 दिन का काम मिलना चाहिए, लेकिन आप औसतन देखेंगे तो पिछले 10 साल में केवल 45 दिन के आसपास लोगों को काम मिला है, और बजट की कमी की वजह से, जाहिर है। और जब बजट की कमी होती है तो जाहिर है कि लोग को काम नहीं मिलता है, उनको रोज़गार नहीं मिलता है नरेगा के तहत। तो ये जो गारंटी है, तो ये एक्चुअली एक कानूनी अपराध है, और ये हर एक जो नरेगा श्रमिक हैं उनके खिलाफ ये एक अपराध है। उनके लिए तो मैं तो कहूँगा कि उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। इस सवाल पे हम, चूँकि आपका आपकी विशेषता है कि आप डेटा पे काम करते हैं, तो इस सवाल पे हम इसके बाद आएंगे। मगर ये बताइए कि हर सरकार में जो पॉलिसीज़ लेके आती है, तो उसके यहाँ उस तरह के काफ़ी सारी समझ रखने वाले लोग होते हैं जो उस पॉलिसीज़ पे 90 वर्षों तक काम करते हैं। लागू करने से पहले, जैसे मनरेगा को भी लागू करने से पहले कुछ जगहों पर लागू किया गया, जब उसके सक्सेस को देखा गया तो उसके एक तरह से उसको बड़े पैमाने पर लागू किया गया। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के उस बात को लेकर मैं सोचता हूँ कि उसको समझने की कोशिश की जाए कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में ही कहा था कि मनरेगा जो है कांग्रेस की विफलताओं का एक स्मारक के तौर पे इसको जिंदा रखा जाएगा। मगर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मुझे तब समझ में आता है जब 2020
20 के कोरोना के पीरियड में उस वक्त में वही एक टूल था जिससे कि उनको कुछ सुविधाएं दी जा सकती थी, तो वो दी गई। मगर फिर उसके बाद हम उसके प्रति जो उदासीनता है वो देखने को मिलती है। तो इस सरकार में ने अनेक तरह की पॉलिसीज चलाई। तो क्या आप लोगों ने कभी इसको मैंने इस तरह से समझने की कोशिश की कि इसके बदले में जो अन्य पॉलिसीज चलाई जा रही हैं, जिसमें चाहे वो किसी भी तरीके से, अगर आप कह सकते हैं कि सरकारी पक्ष ये हो सकता है कि हमें एक अनाज या धन आप तक पहुंचाना है, चाहे जिस भी रूप में पहुंचाया जाए ना, वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। उन जिसको कहते हैं ना कि लास्ट मैन तक उसका जो बेनिफिशियरी हमें तक उसको बनाना है। तो फिर ये क्या कंपैरिजन किया जा सकता है कि इस पे जो उदासीनता है इसकी अपनी कोई ख़ास कमी है या ये एक राजनीतिक बाइनरी में फंस कर रह गया है? मेरे ख्याल से देखिए, राजनीतिक मुद्दा है, साफ साफ बात है कि एक सिंपल आपको मिसाल देता हूँ कि क्यों राजनीतिक मुद्दा है। एक गांव में एक पंचायत में आप मेरे ख्याल से, अगर मैं आपके सवाल को ठीक से समझूं तो इसके दो भाग हैं। पहला भाग ये है कि ये इसको जो आपने कहा था विफलता का स्मारक बना कैसे। सिंपल सा बात है। एक तो है कि मजदूरी दर बढ़ानी है। अब जाहिर है कि अगर मैं वही मजदूरी दर जो पहले दे रहा था, अगर उससे महंगाई जिस रेट पे बढ़ रहा है उस रेट पे नरेगा मजदूरी दर नहीं बढ़। लेकिन डिमांड तो होती रही। डिमांड तो है। इनफैक्ट हमने एक 4 स्टेट में सर्वे किया था। 4 स्टेट में सर्वे में ये पता चला कि जितना उन्होंने काम किया उससे 4 गुना उनका डिमांड था काम करने का, 4 टाइम्स। लेकिन जाहिर है कि उनको मिला नहीं। अब क्यों नहीं मिला? जब इसके पीछे एक तो मजदूरी दर नहीं बढ़ा है, दूसरा है कि पैसा इस पे कम बजट एलोकेशन होने के कारण भुगतान कभी टाइम पे नहीं मिलता है। जब आप मान लीजिए कि आपको जितना मजदूरी दर मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है और वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा है, तब आप करेंगे क्या? आप कुछ दिन इंतज़ार करेंगे कि हाँ कर लेते हैं, फिर आप छोड़ देंगे, हताश हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार इस पे करना ही नहीं है, क्या फ़ायदा। तो आप छोड़ देते हो उस पे काम, आपका भरोसा उससे टूट जाता है। ये तो मजदूर के अगर मद्देनज़र से देखें। दूसरा, अगर हम कर्मचारियों के मद्देनज़र से देखें, क्योंकि वो भी एक नज़रिया है जिसको हमें गौर करना चाहिए, जो हम करते नहीं हैं। सिंपल सी बात है, एक पंचायत में मान लीजिए 4 गांव जुड़ा हुआ है। मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव एक एस्टिमेट बता रहा हूँ। एक गांव में मान लीजिए 4 वर्क साइट है, तो 4 गांव माने 16 वर्क साइट, और कई जगह पे गांव बहुत ज़्यादा है। अब जो वहाँ का इंजीनियर है उसको 4 पंचायत का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि 4 पंचायत का वर्क साइट मेजरमेंट करके उसको 4 दिनों के अंदर उसको भरना पड़ता है। अगर एक पंचायत में आपका 4 गांव, एक गांव में 4, मतलब एक पंचायत में आपका हो गया 16 वर्क साइट। अगर आपको 4 पंचायत की जिम्मेदारी दी जाती है तो आपके पास हो गया 64 वर्क साइट। आपको 64 वर्क साइट का मुआयना करना पड़ेगा 4 दिन में, और उसका भर के आपको देना पड़ेगा, तभी जाके केस बनेगा, पेमेंट जारी होगा। जी, अब 15 डेज या समथिंग 15 डेज, हाँ। इसको इंजीनियर को 4 दिन का टाइम दिया जाता है ये कंप्लीट करने में। 4 दिन में उसको 64 वर्क साइट का मेजरमेंट करके भरना पड़ेगा। अब बताइए ये कैसे संभव है? और एक गांव से गांव दूर दूर पड़ता है, उसके पास बाइक होना अनिवार्य है। तो जाहिर है कि जब हम वहाँ पे कैपेसिटी ही कम कर रहे हैं, हम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कम कर दिए हैं, मज़दूरों का दर हमने बढ़ाया नहीं है, उसको टाइम पे मजदूरी मिला नहीं है, हम हर तरह से नरेगा पे एक असॉल्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि जिस सरकार ने इसको लेके आया ना, उनको भी वो जो कुछ करना चाहिए था उसके स्ट्रेंथन करने के लिए, वो पूरी तरह से अपने या पर्याप्त नहीं था। एब्सोल्युटली नहीं। तो फिर हम आपके इस डेटा पर आते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोगों को इस बात पर थोड़ी सी अचंभित करती है कि जो गारंटी वर्ड है, जैसे 100 रुपये पर हम या 500 रुपये या 1000 रुपये का नोट है या 2000 का नोट है, तो उस पर लिखता है कि भाई वो गारंटी है, धारक को वो पैसा मिलेगा। तो सरकार ने संविधान के द्वारा पारित करके कहा कि हम आपको 100 दिन का काम देंगे, और अगर नहीं देते हैं तो उसके बदले में हम आपको भत्ता देंगे। तो क्या आप लोगों ने कभी इसको कोई राज्यवार कोई ऐसा निकालने की कोशिश की है न, या कोई अपने पास में सरकारी डाटा या आप लोगों का अपना कोई डाटा है जो राज्यवार किस किस राज्यों ने कितने कितने दिन काम नहीं दिए
एक, और दूसरा जो हमारे देश में अक्सर बहुत सारे बड़े बड़े पीआईएल फाइल होते हैं, तो ये तो हम उनके उस अधिकार को साफ उल्लंघन करते हुए, संवैधानिक उल्लंघन करते हुए न, और बिना कोई जवाबदेही तय किए हुए सरकार आ रही है। और कोई भी सरकार, वर्तमान सरकार को भी अगर ले तो ये संविधान द्वारा पारित है, ये संसद द्वारा पारित है, संविधान संसद द्वारा पारित है, यानी कि अभी लागू है, ये नियम है। तो उस पर आपकी उदासीनता कैसी भी हो सकती है, उस पर भ्रष्टाचार किसी भी तरीके का हो सकता है, मगर वो ग्रामीण वासियों को अगर वो नहीं मिल रहा है तो जो भी वर्तमान में सरकार है वो पैसा देने का उसका देय बनता है। तो फिर इस पर आज तक अब कहीं भी कोई बड़ा पीआईएल, कोई बड़ा आंदोलन, कोई बड़ी बात होते हुए नहीं देखते हैं, जबकि इसके पीछे पीछे फूड सिक्योरिटी से लेकर के राइट टू एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर सबसे पहला जिस पर सरकार ने गारंटी तय की थी और वो कानून एग्जिस्ट होते हुए भी अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है, इस पर क्या आप कहें? मैं आपके दूसरे सवाल से पहले आता हूँ। आपका दूसरा सवाल है कि एक तो कि आंदोलन क्यों नहीं हुआ। आंदोलन हो रहा है, कई जगह पे आंदोलन हुआ है। इनफैक्ट अप्रैल 2023 में यहाँ पे तकरीबन 60 दिन का धरना हुआ था जंतर मंतर में। नरेगा मजदूर आए थे, कई राज्यों से आए थे, कई बार उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री से भी मिले, उनको भी उन्होंने मेमोरेंडम दिया है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। 60 दिन का धरना हुआ था यहाँ पे, उसके पहले भी कई दिवसीय धरना हुए हैं जंतर मंतर में। एक तो ये है कि जंतर मंतर में ये भी एक दिक्कत है कि जंतर मंतर में केवल 100 मीटर का उन्होंने जगह दिया है कि आपको जो भी धरना प्रदर्शन करना पड़े इसी के अंदर करना पड़ेगा। ये एक अलग टाइप का उल्लंघन है, लेकिन ये ज़रूरी है कहना। तो एक तो वो है। दूसरा है कि पीआईएल हुआ है, बेरोज़गारी भत्ता पे नहीं हुआ है, लेकिन पीआईएल हुआ है लंबित भुगतान के मुआवजे पे, यानी कि जो टाइमली पेमेंट जब नहीं होता है उस पर पीआईएल हुआ है। स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पीआईएल है। 2018 में इसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, वर्डिक्ट है, फाइनल ऑर्डर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ केंद्र सरकार को दोषी माना है कि आप टाइम पे पैसा लोग मजदूरों को नहीं दे रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य है, आप उल्लंघन कर रहे हैं, आपको देना चाहिए, नहीं तो लंबित भुगतान का मुआवजा आपको भरना पड़ेगा। तो आज की तारीख में 2018 का ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है स्वराज अभियान के केस में, आज तक इसका पारित नहीं हुआ है। तो केंद्र सरकार एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे है आज की तारीख में, ये फैक्ट है। ठीक, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रही। अभी वापस एक और कुछ करना पड़ेगा उसमें। तो करीब 10-10 साल दोनों ने चलाया, यूपीए ने 10 साल करीब चलाया, मनरेगा शुरू हुआ था, और 8 साल, हाँ 8 साल तो लगभग मान लेते हैं कि दोनों का। तो इस बीच कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए और कितने लोग वापस धकेल दिए गए, इसका कोई डेटा है? क्योंकि मुझे एक और चीज़ लगती है कि मनरेगा मतलब एक वो लाइफ जैकेट की तरह है कि आप एक गरीबी रेखा के अगर आपके सिर के ऊपर, आप उससे सिर बस बाहर निकाल पाएंगे, बट आप वैसे बाहर नहीं आ पाएंगे कभी। और दूसरा फिर ये है कि फिर से कुछ हो जाएगा तो फिर वापस अगर आपको पेमेंट रोक लिया गया, आपके कार्ड कैंसिल कर दिए गए, या कुछ एलोकेशन ही नहीं आया, 100 की जगह 40 दिन ही काम किया या वो भी नहीं मिला, तो फिर आप वापस नीचे आ जाते। तो वो आप दरअसल आप डूबते उतराते रहते हैं उस गरीबी रेखा जो भी हमारी सरकारी नीति के हिसाब से तय है। तो उसका जो लगभग हम 2 दशक पूरे कर रहे हैं अब, या कर लेंगे साल 1.5 साल में, तो उसको आप कैसे देखते हैं? 20 साल का जो उसके हासिल क्या हैं और उसकी जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके हिसाब से? देखिए, एक तो है कि मैं पूरे टाइम जब से नरेगा शुरू हुआ है उसको मैं 3 भाग में बांटना चाहूँगा। पहला जो 2005 में शुरू हुआ था, 2005 से 2008 की बात है, वो फर्स्ट फेज़ है। वो बहुत ही उबड़ खाबड़ था, उसमें उतना, क्योंकि नया कार्यक्रम है, पूरे हिंदुस्तान में आपको लॉन्च करना है, तो उस पर काफ़ी उतना कुछ अच्छा नहीं था उस टाइम पे। 2008 से 2011-12 तक जब मैं कहूँगा वो एक अच्छा दौर था, क्योंकि तब तक सिस्टम्स आ चुके थे, तब तक लोग नरेगा के बारे में वाकिफ़ थे, तो काम कर रहे थे नरेगा में, और वो एक अच्छा दौर था मैं तो कहूँगा नरेगा में। फिर शुरू हुआ 2013-14 के बाद से जो नरेगा का पतन शुरू हुआ। तो इन तीनों फेज़ों में हम देखेंगे तो 2008 या 9 से 2012-13 तक अच्छा फेज़ था, उसके बाद उसका पतन शुरू हुआ है। मैं तो ये मोटे तौर पे ये कहूँगा। जहाँ तक आपकी बात है कि गरीबी रेखा, मैंने पर्सनली
इस पे विश्लेषण नहीं किया है कि कितने लोग पहले गरीबी रेखा से नीचे थे और अभी कितने लोग हैं। मैंने पर्सनली इसके आंकड़े मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में एक और आंकड़ा जो निकला है, जो अब सवाल वही है कि न्यूनतम मजदूरी होना क्या चाहिए, उसके आधार पर हम देखें। 2019 में एक एक्सपर्ट कमेटी ऑन वेजेस थी जिसका नाम था अनूप सतपथी कमेटी। अनूप सतपथी कमेटी ने, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ही गठन किया हुआ कमेटी था, 2019 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में कम से कम प्रतिदिन प्रति मजदूर को 375 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन इस रिकमेंडेशन को सरकार ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उस साल न्यूनतम मजदूरी 176 से बढ़ के 178 रुपया हुआ। अब आप सोचें कि जो दिन में 300 रुपये कमाता है, अगर उसको उस पर अपना किराया देना पड़ेगा, उस पर उसको खाना देना पड़ेगा, क्या उसको हम गरीब नहीं कहेंगे? तो अगर हम 375 रुपया, और ये बैलेंस्ड डाइट अप्रोच से उन्होंने ये आंकड़े निकाले थे कि कम से कम हमें प्रोटीन ये सब की ज़रूरत है दिन में 2400 कैलोरी की। 2400 कैलोरी अगर हमें हर दिन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ठीक से रहने के लिए, उसके लिए 375 रुपया पर दिन। और ये आंकड़े जो अभी सरकारी आंकड़े खुद जो कह रहे हैं कि तकरीबन 1/3 जो हिंदुस्तान में जो भी परिवार है, पारिवारिक उनका आय जो है वो इससे कम है। 1/3 यानी हर 3 में 1। और एक्चुअली ये कंजर्वेटिव है, इसके कुछ तकनीकी वजह है जिससे मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा है वास्तव में। मैं तो कहूँगा तकरीबन 38-40% परिवार ऐसे हैं पारिवारिक आय उनका प्रतिदिन 375 रुपये से कम है। उस समय के हिसाब से शायद मेरे ख्याल जो मनमोहन सिंह के टाइम पे 15-16 करोड़ लोग शायद गरीबी रेखा से बाहर आए थे बिकॉज ऑफ मनरेगा। शायद मुझे आंकड़े देखने पड़ेंगे। मोटे तौर पे। तो मेरा सवाल, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के साथ भी काम करते हैं और इसके साथ भी, तो ये इन लोगों ने क्या, तो सवाल ये है कि परफॉर्मेंस जो है किसी सरकार का, और ख़ासतौर पे अगर हम एक आर्थिक तौर पे जो लोग हाशिए पर हैं उनके लिए काम करते हैं और एक उनको उससे बाहर भी निकालने की कोशिश करते हैं, और चुनाव जो है वो कहीं मतलब उसके नतीजे कहीं और ही होते हैं। तो आपका जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है किसी एक सरकार का, और उसका जो एक चुनावी मैंडेट जब मिल रहा होता है, तो उनके बीच में इन बातों को लेकर नतीजे नहीं मिलना या मिलना, मतलब लॉजिकली तो मिलना चाहिए कि भाई मैंने एक सरकार ने इतने सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, पर फिर वो चुनाव कैसे हार गए? यही सवाल है। अब जो भी मतदान जब भी होता है, जो भी चुनाव में जो भी वोट देता है, वो क्या सोच के वोट देता है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। जैसे मुझे एक नेता ने कहा कि देखो ये सब सरकार का काम है कि हम आए हैं तो गवर्नेंस करनी पड़ेगी, पर चुनाव तो एक अलग ही चीज़ होती है, जो कि उसका इससे कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं होता। हाँ, सही में मुझे समझ में नहीं आ और रहा फिर डेमोक्रेसी का फिर क्या मतलब रहा? तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही सवाल है, और यही सवाल से मैं भी जूझ रहा हूँ कि अच्छा, लोगों के बीच में जब मैं जाता हूँ तो लोगों से जब ये बात पूछता हूँ कि भैया आपने वोट किसको दिया, क्यों दिया, अगर वो किसी अन्य पार्टी को देते हैं, जो भी पार्टी को देते हैं वो वोट, तो उनके पीछे उनकी सोच क्या है, वो मैं आज तक एक पैटर्न नहीं समझ पाया। थोड़ी सी मैपिंग करना चाह रहा था मैं कि 2024 में भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, हम चाइना से ज़्यादा आबाद मुल्क हो गए हैं, ज़्यादा जनसंख्या है हमारी। इस साल या इस महीने जो बच्चा पैदा होने वाला होगा वो किस तरह से बड़ा होगा? मतलब उसकी अगर डिपेंडिंग कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि 66.5% में अगर वो होगा तो गरीब होगा, फिर अगर वो हंगर इंडेक्स के हिसाब से होगा तो वो भूखा भी रहेगा, अगर वो किसी जाति विशेष से होगा तो फिर उसकी और, तो इसके बारे में कोई अगर आप एक मैपिंग करें तो उसके क्या चांसेस हैं कि वो भारत का भविष्य जो इसको हम देख रहे हैं कैसा दिखलाई देता है? बहुत ही ब्लीक, बहुत ही ब्लीक, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान का जो गरीब है वो एक चक्रव्यूह के बीच फंसा हुआ है। वो चक्रव्यूह एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक कैरेक्टर था सिसिफस। सिसिफस का ये था कि वो पहाड़ चढ़ता था, 3 कदम ऊपर चढ़ता था और 2 कदम गिर जाता था।
तो वो पहाड़ वो कभी पार ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जितना चढ़ रहा है उतना गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का गरीब जो है वो भी इसी तरह के एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जितना भी हम कोशिश करें, ये कुपोषण की जो समस्या है ये सब जुड़ा हुआ है। कुपोषण एक तरफ है, एक कुपोषित परिवार में जब पैदा हो रहा है, हमारे पब्लिक स्कूल का फंडिंग कम हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है कि जीडीपी का कम से कम 6% पब्लिक एजुकेशन में होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है, उससे उसके आधा से भी कम। तो एक ढांचा जो है कि फिर मिड डे मील से प्रोटीन निकाला जाता है, मिड डे मील वहाँ पे कई जगह पे अंडे नहीं दे रहे हैं। हाँ, मना किया जाता है कि अंडे नहीं, हाँ तो ये अंडा क्यों नहीं दिया जा रहा है? साफ सिंपल सा चीज़ है कि वो एक प्रोटीन का सोर्स है, बच्चों को वही एक सोर्स है, और ये गरीब बच्चे हैं, उनके संस्कार थोड़े से शायद उससे वो, तो ये तो बहुत गलत बात है। अरे आप बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, बच्चों को आप ज़बरदस्ती कुपोषित बना रहे हैं अंडा बिना देके। तो एक तो अंडा नहीं दे रहे, ऊपर से आप पब्लिक स्कूल का फंडिंग कम कर रहे हैं। अब एक पिछले साल की बात है, एक झारखंड के एक स्कूल में गया था मैं, वहाँ पे क्लास में कुछ बच्चे थे, एक बच्चा नहीं, कुछ बच्चे नहीं थे। तो मैं उस कुछ बच्चों से बाद में जाके मिला तो पता किया कि आप क्लास क्यों नहीं गए, स्कूल क्यों नहीं गए? तो कह रहे थे कि हमको महुआ बिनने जाना था। ठीक है, तो वहाँ पे एक तो है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, परिवार के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बच्चे को भी साथ लेके जाते। तो बच्चा लेकिन स्कूल में एनरोल्ड है, वो स्कूल में दाखिल है, लेकिन वो क्लास ही अटेंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि वो जाके वहाँ पे महुआ चुनने जाए। अब पब्लिक स्कूल का आपने बिल्कुल ही बिगाड़ के रख दिया है। एक तो सरकारी स्कूल पब्लिक स्कूल के हम लोग समझते हैं कि नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात हाँ, उस तरह से सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल ही बहुत ही एंड ये ढांचा है, ये एक नीति है। प्राइवेट हेल्थ सेंटर ये जो आयुष्मान भारत प्राइमरी हेल्थ सेंटर सॉरी PHC जो कहते हैं, वहाँ पे आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह वगैरह वो सब नहीं चलता है। PHC में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप एक तो कह रहे हैं कि भाई हम उनको मिड डे मील में अंडा नहीं देंगे, यानी कि उनको ज़बरदस्ती हम कुपोषित रखेंगे। आप सरकारी स्कूल ठीक से नहीं चलाएंगे, यानी कि उनको आप ज़बरदस्ती शिक्षा नहीं देंगे। आप उनको जब बीमारी होती है तो उनको खर्च करना पड़ता है। जो इतना कमाते हैं, जो मान लीजिए दिन में 200 रुपये 300 रुपये कमाते हैं, बाई चांस कभी कोई बीमारी हो गई तो पूरा पैसा चले जाएगा इलाज में। तो उनके पास ना कोई स्वास्थ्य का कुछ है, ना ही शिक्षा का कुछ है, ना ही रोज़गार का कुछ है, और कुपोषण है। तो जाहिर है कि जो बच्चा आज जो बड़ा हो रहा है इस माहौल में, वो उस चक्रव्यूह के बीच में ही फंसा रहेगा। और ये एक राजनीतिक, इस पे बड़ा आंदोलन होना चाहिए, इस पे बड़े पैमाने पे लोगों को रास्ते में आना चाहिए, बोलने कि हमें इस तरह की राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो जिस तरह के जो आपने फिगर्स बताए या जो आपने सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग भी बताया, तो आपको जब फील्ड में जाने पर ये समाज कितना असंतुष्ट दिखता है। मैं मजबूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मजबूर तो वो है ही, मगर असंतुष्ट कितना है? असंतुष्ट भी है, और जैसे मैं अंग्रेज़ी में कहूँगा, मुझे जो लगता है ये कि एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ हार्डशिप है, यानी कि एक एक्सेप्टेंस है कि अच्छा स्वास्थ्य केंद्र अगर नहीं चल रहा है, ये तो चलता नहीं है, ये हमारी सच्चाई है और हम इस सच्चाई को मान लें। हमारे पास दूसरा और कोई मिसाल है ही नहीं कि ये अच्छा भी चल सकता है, और ये अच्छा तभी चल सकता है जब सरकार इस पर अच्छा फंडिंग करे, इसको चलाए ठीक से। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे विचारधारा के विपरीत है। तो सरकार की तरफ उम्मीदों भरी निगाहों से देखने के बजाय ये उसे अपनी नियति मानते हैं। एग्जैक्टली इसलिए शायद वो उतने असंतुष्ट नहीं दिखते हैं। बिल्कुल, ऐसा आप बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल। और अगर वास्तव में असंतुष्ट होते, बहुत लोग असंतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं देख रहे। हम सरकारी जो चलना चाहिए वो जब चलते नहीं है, उसके खिलाफ लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे? इसके पीछे शायद एक लंबा समय ये भी रहा कि जहाँ पे एक तरह से एक
समानांतर एक व्यवस्थाएं खड़ी की गई, जैसे कि मध्य प्रदेश में मैं दिखता जानता था कि तो शिक्षा गारंटी स्कीम जैसे हुई थी, तो इस क्योंकि स्कूलों में तो पढ़ाई होती है तो एक शिक्षा गारंटी स्कीम शुरू की गई जिसमें एक नया टीचर रख दिया गया था। इस तरह से उसका एक एक समानांतर एक व्यवस्था बनाई गई, पर वो भी मतलब लंबे समय तक कैसे चलती। तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को 5वीं तक पढ़ा दिया, पर 8वीं तक पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। तो ये एक तरह के नए नए सिरे से पॉलिसी विक्टिम्स खड़े करने हैं। वही मनरेगा में भी मुझे लगता है कि एक तरह की बात ये कि एक तरह के पॉलिसी विक्टिम्स कि आपने पॉलिसी बनाई और वो जिनके नाम पे बनाई थी उनको उस यकीन तक ले आए कि हाँ ये पॉलिसी काम करेगी आपके लिए, पर वो आपको ही मैंने विक्टिम बना दिया उसका जो है उसके उस तरह से। तो और ये हम लगातार सिर्फ मनरेगा में नहीं देख रहे, ये कई अलग अलग तरह से देख रहे हैं जहाँ पे तंत्र जो है वो प्रजा या लोग के खिलाफ या जन विरोधी कैसे होता चला जाता है। और फिर उसके बाद ये है कि ये मोबिलाइज या ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो पा रहा बतौर एक पॉलिटिकल करेंसी या एक राजनीतिक तौर पे इस तरह से कि वो, क्योंकि बहुसंख्य लोग ही हैं, सबसे ज़्यादा लोग हैं, बहुसंख्य लोगों के वोट काउंट करते हैं उस चुनाव में, लोकतंत्र में। तो वो ये गैप कैसे भर सकता है आपके हिसाब से? एक तो आपने लोकतंत्र प्रजातंत्र कहा, इसमें एक और तंत्र मैं जोड़ना चाहूँगा, तकनीकी तंत्र। अब खास करके मनरेगा और पेंशन उन सब चीज़ों को अगर आप देखें, उस पर इतना तकनीक घुसा दिया गया है कि आज मान लीजिए कि, और आधार का जो पूरा आर्किटेक्चर है उस तरीके से जो घुसा दिया गया है इस पर। अब जैसे कि मैं एक तकनीकी तंत्र का एक मिसाल देता हूँ आपको कि अब आधार बेस्ड पेमेंट कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है कि पेमेंट नरेगा में आधार बेस्ड पेमेंट से ही होगा। अब कई जगह पे आप गांव-गांव जाएंगे तो वहाँ पे, और इसके लिए कई सारे तकनीकी स्टेप्स ज़रूरी है, अगर वो सब ठीक हो तभी आपका पेमेंट टाइम पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब उस पर एक चीज़ है कि नरेगा श्रमिक का एक जॉब कार्ड होता है और उनका आधार कार्ड होता है, उन दोनों को लिंक किया जाना चाहिए। अब जब लिंक तभी सटीक होगा जब सब चीज़ दोनों में मैच करें, यानी कि आपका नाम और स्पेलिंग, अगर आपका आधार कार्ड में स्पेलिंग अनीता ANITA है और अगर जॉब कार्ड में आपका स्पेलिंग ANEETA है तो ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ये मैच नहीं कर रहा है, तो जब, क्योंकि ये अनिवार्य कर दिया है तकनीकी तंत्र में, क्यों कह रहा हूँ, तो जो ऑफिशियल हैं, जो गांव स्तर पे जो ऑफिशियल है, उनको टारगेट दिया गया है कि आपको 100% फलाना तारीख के अंदर करना पड़ेगा। तो वो क्योंकि वो उनके पास एक डेडलाइन, एक टारगेट दिया गया है, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जिनका नहीं हुआ मैच उनका जॉब कार्ड ही डिलीट कर दिया। अब जॉब कार्ड सबका तो डिलीट नहीं हुआ, लेकिन बहुतों का हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जॉब कार्ड डिलीट हुआ था पिछले 2 साल में। अब ये है कि जब मान लीजिए हम तीनों एक ही गांव में हैं, आपका डिलीट हो गया, हम दोनों का डिलीट नहीं हुआ, तो हम दोनों सोचेंगे ये समस्या आपका है, आपको खुद जाके उसका निवारण करना पड़ेगा। हम आपका साथ नहीं दे रहे क्योंकि हमारे लिए ये ठीक हुआ। अगर हम तीनों के साथ अगर एक समस्या होती और हमको पता होता कि हमको फलाना जगह जाके हमें ये ठीक करना है, तब हम तीनों इकट्ठा जाते। अब ये हो गया कि आपका केवल हुआ है, आप वो जहाँ पे जाते हैं आप चक्कर काट रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि गलती हुआ है यहाँ से और इसका कंट्रोल हो रहा है केंद्र से। क्योंकि इतना केंद्रीकरण हुआ है, और ये केंद्रीकरण बहुत बड़ी समस्या है। तकनीकीकरण जितना करेंगे उसका एक वजह यह है कि वो केंद्रीकरण करता है। जितना हम केंद्रीकरण करेंगे उतना हम लोगों को अणुओं में बांट देंगे, परमाणु हो जाएंगे हम। और जब हम परमाणु हो जाएंगे तब हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सॉलिडारिटी नहीं बन रहा है। और मैं तो कहूँगा कि आज की तारीख में जो है, इसको एक डिजिटल सामंतवाद टाइप का चीज़ चल रहा है, डिजिटल फ्यूडलिज्म मैं तो कहूँगा। कई सारी चीज़ों में, मैंने कई सारी योजनाओं में, जहाँ पे लोगों को इस डिजिटल ढांचे में बांध दिया गया है, बोला कि आप सुलझाओ जाओ अब आप आज़ाद हो, आज़ाद इस पिंजरे में फंसे रहो और आज़ाद हो। फंसे रहो। तो यहाँ पे कैसे होगा बताइए, एक सॉलिडारिटी कैसे बनेगी जब हम इतने एटमाइज होके, इतने परमाणु के तौर पे हम भटक रहे हैं, वहाँ पे हम सॉलिडारिटी कैसे बनाएं? क्योंकि जब हम ब्लॉक स्तर पे किसी अफसर से जाके मिलते हैं, वो तो बोलते हैं कि हमको नहीं पता, ये केंद्र में जाके पूछो। अब कोई छत्तीसगढ़ के गांव से या महाराष्ट्र के गांव से केंद्र कैसे जाएगा? तो ये भी एक राजनीति है। तो मेरे ख्याल से ये सब जुड़ा हुआ है, ये किसी को अलग अलग देखना नहीं चाहिए। क्योंकि
केंद्रीकरण का स्वरूप ही ये है कि वो फेडरलिज्म के खिलाफ है। और जब तक हम वो फेडरल प्रिंसिपल यानी कि वही ग्राम सभा को सशक्तिकरण नहीं करेंगे, वहाँ से शुरू होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको जब हम सशक्त नहीं करेंगे तब तक हम केंद्र सरकार के पुतले बन के रहेंगे। तो जहाँ से नीतीश जी ने बात शुरू की थी कि इनकी संख्या को लेकर, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो एक लाइन में ये बात कही जा सकती है कि जो सबसे बड़ी संख्या, चाहे वो आज के डेट में हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं या अलग अलग धर्म और 80% 20% की बात करते हैं, तो अगर इस संख्या को देखा जाए तो ये सबसे बड़ी संख्या जो है वो तबका है जिसे हम गरीब कह लें या गरीब से ऊपर कह लें या लोअर मिडिल क्लास कह लें, जिस भी सबसे बड़ी संख्या है। तो मैं सोचने लगा कि इस पर अगर कोई नारा बनता तो फिर क्या बनता। तो शायद एक ही, जैसे पहले एक नारा हुआ करता था कि दुनिया के मजदूर एक हों, तो शायद अब ये नारा होना चाहिए तमाम इन पार्टियों को या लोगों को कि दुनिया के गरीब एक हों, ताकि फिर जो भी सरकारें हों वो उनके उस हक का जो उनका बनता है वो उसको दें, उसके लिए मजबूर हों देने के लिए, और साथ ही साथ अदालतें भी, न्यायिक प्रक्रिया भी उनके साथ खड़ी हो कि सरकार की गारंटी के वर्ड के बावजूद भी अगर उसको चीज़ ना मिल रहा हो और उसके लिए भी उसको लड़ना पड़ता हो और उसके लड़ने के बावजूद भी ना मिलता हो, तो फिर यही एक लड़ने की गुंजाइश है नहीं, हारना ही पड़ता, उसको हारना ही पड़ता उसको। अभी तो वो लड़ेगा तो नियति की बात जो इन्होंने कहा, उसके लिए जो फायर पावर चाहिए लड़ने के लिए कि मैं 1 महीना गया, जैसे किसान आके अपनी ट्रॉलियां लेके आ गए, खाना वाना लेके, चलो दिल्ली में तो किसान तो आ गया, जो इन्होंने कहा ना, मनरेगा मजदूर 4 दिन खाना नहीं कैसे करेगा। इनको असंतुष्ट कहीं नहीं दिखाई दिया, यानी कि वो लोग नियति को मानकर चल रहे हैं कि हमारी नियति है। तो फिर शायद यही एक नारा बनता है कि दुनिया के तमाम गरीब एक हों। नहीं, असंतुष्टि है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो असंतुष्टि इस पे परिवर्तित नहीं हो रहा है। वो असंतुष्टि जो है वो गुस्से में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे कहीं ना मैं ये गुस्से का ये मतलब नहीं है कि तोड़ फोड़ करो, वो गुस्सा नहीं है, अपने हक के लिए खड़े पॉलिटिकली आर्टिकुलेट करना भी तो अपने आप में एक चैनलाइज करना उसको एक तरीका हो सकता है, और जो कि कई जगह दिखलाई भी दिया है यहाँ पे। जो कई बार आपने बात भी की कि इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, जो आपने बहुत पहले बार रिप्रेजेंटेटिव वाली बात कही थी कि इसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है। और दूसरी बात ये है कि चलिए, मतलब एक तो सरकार है, उसकी एक पार्टी है, उसकी एक नीति है, उसका एक तरीका है और उसका चलता हुआ सिक्का है, पर तो जो बाकी सारे लोग हैं और वो लोग उसको क्यों नहीं देखते कि वहाँ पे लोग भी हैं, ज़रूरत भी है और इनके लिए भी एक पॉलिटिकल उसका एक मतलब है, तो वो क्यों नहीं हो पाता। बाकी सारे लोग यानी जो सत्ता पक्ष में नहीं है, ऑपोजिशन के, जो अपोजिशन के लोग। एक तो अगेन ये मेरा निजी विचार है कि कभी नरेगा श्रमिक को एक वोटर के हिसाब से नहीं देखा गया है। कभी ऑपोजिशन को भी ये सोचना चाहिए कि कुल मिला के हिंदुस्तान में 26 करोड़ लोगों के पास नरेगा जॉब कार्ड है। उसमें से मान लीजिए तकरीबन 14-15 करोड़ ऐसे हैं जो नरेगा में एक्टिव वर्कर के नाम से काम करते हैं, यानी कि वो नरेगा पर निर्भर है, डिपेंडेंट है, नहीं तो क्यों काम करेंगे अगर उनके पास दूसरा कोई स्रोत होता तो ऑपोजिशन कभी नरेगा मजदूर की तरफ जाके उनसे बैठ के उनके समस्याओं को समझने का कोशिश वैसे नहीं किया है। और ये मैं तो कहूँगा कि ऑपोजिशन की कहीं ना कहीं कमी रही है। ये उनका काम है, उनको जाके मिलना चाहिए नरेगा श्रमिकों से कि भाई क्यों आज तुमको 40 दिन काम मिल रहा है, 100 दिन काम क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए तुमने कुछ किया है, अगर तुम नहीं करे तो उनके साथ जाके खड़ा हो। बेरोज़गारी भत्ता की आप बात कर रहे थे, किसी राज्य में देखेंगे तो बेरोज़गारी भत्ता मिला नहीं है, क्यों नहीं मिला, उसके साथ ऑपोजिशन खड़ा हो, खड़ा होना चाहिए, नहीं हुआ है कभी। तो ये ऑपोजिशन ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। मैं तो कहूँगा कि उनको नरेगा मजदूरों के साथ खड़ा होना चाहिए, जिस कहीं पे शायद खड़े हुए हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए वैसे नहीं हुआ है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ को हम जब तक शहरों में जाके लोगों के सामने समक्ष नहीं रखेंगे तब तक ये बात नहीं पहुंचेगी। और एक और जो है कि जो अमीर परिवार के घर हैं, आप उनके घर पे जाके नरेगा की बात कीजिए,
उनका तो एक ही मानना है, अरे नरेगा तो पूरा करप्शन है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। नरेगा पूरा करप्शन नहीं है भाई, आप एक बार जाके गांव में जाके देखिए, करप्शन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब नरेगा की जो प्रतिदिन जो औसत मजदूरी थी वो गांव में बंटने वाली मजदूरी से ज़्यादा था, तो लोग खेतों में काम करने नहीं जा रहे थे और नरेगा में जा रहे थे, मगर आज फिर वो स्थिति दूसरी हो गई है। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ये अभी जो एक नया एक विचार ये भी आया है कि शहरी इलाकों में एक तरह का मनरेगा शुरू करें, क्योंकि हमने कोविड में देखा कि बहुत सारे जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर थे वो उनकी जो वापसियां हुई, चाहे बम्बई से या बेंगलोर से या दिल्ली से, और जिस तरह के, और वो शायद मेरे ख्याल से इस भारत के सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी की कंट्रीब्यूटर्स, सबसे ज़्यादा योगदान उनका होगा, क्योंकि वो लोग हैं जो इन शहरों की, महानगरों की या यहाँ की फैक्ट्रियों की इकोनॉमी को चलाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। और वो क्योंकि उन सारे सुरक्षा चक्रों से बाहर है कि आप एक यूनियन के मेंबर हैं या, तो उनके लिए अब ये एक अर्बन मनरेगा की बात चल रही है। तो अब उसमें ये है कि अगर जो ग्रामीण मनरेगा की कौन से आप सबक याद रखते हुए इसको लागू करने की बात करेंगे, या फिर हम ये मानते हैं कि ये जैसा उसने उसके लिए काम किया, या वो एक लाइफ जैकेट की तरह रहेगा, या फिर उनको एक तरह से उनकी नैया पार लगाने के बाद उनको वापस नहीं धकेलेगा जो है गरीबी की तरफ। एक तो है कि नरेगा में जैसे कहा जाता है कि ये इनकम ऑफ इंश्योरेंस कहा जाता है, कि जब हमारे पास कोई और साधन नहीं है तो कम से कम नरेगा तो है, एक लाइफ सेवर टाइप का। अब शहरों की स्थिति आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो कोविड के दौरान हमने देखा जो पलायन किए हुए मजदूर थे, प्रवासी मजदूर के साथ किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा ये तो हम जानते हैं। और प्रवासी मजदूरों में भी एक चीज़ है कि वहाँ पे कोई संगठन नहीं है। ये कुल मिला के ये जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं हिंदुस्तान में, वो टोटल मजदूरों में से तकरीबन 90% असंगठित मजदूर हैं, जो हिंदुस्तान के 50% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन उनके लिए उस तरीके से वैसा कोई संगठित प्रोविज़न नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। अब जब हम एक शहरी रोज़गार, मैं तो कहूँगा कि गारंटी होना चाहिए, स्कीम ना हो बल्कि गारंटी हो, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस पे 2-3 विचारधाराएं हैं। किसी का ये मानना है कि ये सबके लिए होना चाहिए, यानी कि महिला पुरुष दोनों के लिए होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरी निजी सोच ये है कि पहले महिलाओं के लिए शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे हम पुरुषों को भी इसमें लाएं। और व्यक्तिगत सोच, वापस मैं अपनी सोच बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत लोगों का इसमें थोड़ा अलग राय है कि क्या होना चाहिए, किस स्वरूप में शहरी रोज़गार गारंटी होना चाहिए। एक तो ये है कि महिलाओं, इसलिए क्योंकि महिला जो आज शहरों में जो काम करने जाती है वो 22% है, यानी कि जो 15 से लेके 59 वर्ष के बीच में जो महिलाएं हैं उनमें तकरीबन 22 या 23% सिर्फ काम करने जाती हैं, बाकी लोग काम नहीं करती। इसकी कई सारी वजह है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन वो केवल 23% है। अब इसके कई सारे वजह हैं। एक वजह ये है कि कई परिवारों में अलाउ नहीं है, उनको जाने ही नहीं देते कि महिलाएं क्यों काम करेंगी। ये तो पहले ये इस सोच को बदलना पड़ेगा। स्टिग्मा है जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि दोनों ही गरीब है, तो दोनों को काम जब तक नहीं करेंगे तब तक परिवार नहीं चलेगा। लेकिन शहरों में जहाँ पे थोड़ा ये फासला है वहाँ पे ये एक दिक्कत है। दूसरा है कि ट्रांसपोर्टेशन, आपका बस या ट्रेन या बस में अगर कहीं पे काम करने के लिए जाना पड़े वो सुरक्षित नहीं है, तो महिलाओं की सुरक्षा का एक बड़ा एक दिक्कत है। और ट्रांसपोर्टेशन में पर जिन राज्यों में सुरक्षा है, जैसे कुछ जगह जैसे बम्बई है, और मतलब बम्बई और दिल्ली को ही हम तुलना कर सकते हैं, करेक्ट, तो वहाँ पे भी वही पार्टिसिपेशन है जैसा कि दिल्ली में देखना पड़ेगा। अगर ऑन लाइटर मोड हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये पंचायती राज कानून आया तो वो भी अपने आप में एक कम रिवोल्यूशनरी कानून नहीं था, बिल्कुल, मगर
वो भी आज भी अपने सभी राज्यों में उस तरह से लागू नहीं हो पाया है, जबकि उसके अंदर के प्रावधान अगर लोग अगर ठीक से जाने न, कि उनको कौन कौन सा अधिकार दिया जाता है या उनकी क्या हैसियत बनती है, तो पंचायती राज एक ऐसा कानून था जो एक व्यक्ति को एमएलए और एमपी से भी ज़्यादा अधिकार देता है अधिकार के मामले में, और उस अधिकार और साथ ही साथ न, निर्णय व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय का अधिकार न, मगर आप जब 73वां संशोधन ही अभी तक ठीक से लागू नहीं हो पाया है तो लाइवलीहुड के कैसे देखते हैं, मतलब अगले, जैसे अगर हम 10 साल के बारे में बात करें, इस अभी तक का जो जो एक पैटर्न बनता जा रहा है पॉलिसी का, पॉलिटिक्स का, इनकम डिवाइड जैसे बढ़ता जा रहा है, हम एक तरफ हम कुछ लोग हैं जो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो, और जो जितना गरीब है उतना अधिक गरीब होता जा रहा है। एक शायद इसमें ये भी फैक्टर है कि जो तो ये कैसा, मतलब आगे की तरफ आप कैसे देखते हैं इसको, कि कैसे भारत में जो ईज़ ऑफ लिविंग है, अगर आप एक हाशिए पर खड़े हुए लोगों में से हैं, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, जाति के तौर पे, अल्पसंख्यक अगर आप हैं, तो कैसा कैसा लगता है वो, कितना अधिक मुश्किल होने वाला है या आसान होने वाला है? मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ों को, मैं तो कहूँगा कि यूनिवर्सल बेसिक राइट्स, उसको जब तक सशक्त नहीं करेंगे, और आगे की तारीख में और ये नए तरीके की चीज़ें आने वाली हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारे स्किल्ड लोगों का काम भी ले ले, तो हमें फिर स्किल के बारे में नए तरीके से सोचना पड़ेगा। कल अगर मान लीजिए कि जैसे चैट जीपीटी है, आज मान लीजिए मैंने कोई बीए कर रखा है कहीं से, और मुझे कहीं कोई लिखने का काम मिला है कि भाई आपको दिन में ये रिपोर्ट लिखना होगा और ये आपका काम है। कल अगर चैट जीपीटी अगर आ जाए और ये सारा लिखने का काम अगर चैट जीपीटी कर दे, तो फिर मेरे लिए रोज़गार क्या बचेगा? तो नए तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि ये एआई के ज़माने में भी, मैं वो स्किल्ड वर्क की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे किस तरीके के काम की रचना करनी पड़ेगी, वो हमें बहुत उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन जो गरीब समुदाय से हैं, पिछले यानी कि दलित हो, आदिवासी हो, या फिर आर्थिक तौर पे गरीब हो, उनके लिए तो वो जो काम है, लेबर इंटेंसिव काम तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ सामाजिक सुरक्षा जब तक हम नहीं रखेंगे। और एक और चीज़ है कि गिग वर्क इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जैसे ओला, उबर, जोमेटो। मुझे जो लगता है कि अगले 10 साल में इस तरह का काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ये जब बढ़ेगा इसका मतलब है कि कई सारे जो लेबर हैं वो इस तरह के काम में जुड़ेंगे, और इस तरह के काम में जब जुड़ेंगे, सामाजिक सुरक्षा सेफ्टी नेट से बाहर तो चले, सेफ्टी नेट से बाहर है, सब ठेकेदारी का काम है। और यहाँ पे एक्चुअली ये ठेकेदारी, जो मैं पहले डिजिटल सामंतवाद की बात कर रहा था, बिल्कुल उस तरह का है। एक तरफ पकौड़ानॉमिक्स भी है ना, कि मतलब जो उसको बोलते हैं कि हाँ भाई जो पकौड़ा बना रहा है तो वो क्या, मतलब वो बहुत खुशी से पकौड़े बना के बेच रहा है, या फिर मतलब ये उसका पसंदीदा पेशा ये है। हाँ, नहीं, अभी जैसे मैं राजस्थान में एक धरना में था जहाँ पे गिग वर्कर्स का धरना हो रहा था, तो वहाँ पे गिग वर्कर्स ने खुद ये बात रखी मंच पे, बहुत इंटरेस्टिंग बात रखी, कि वो जब ओला उबर चलाते हैं, वो जब 12 राइड उनका ख़त्म होता है, उनको एक इंसेंटिव मिलता है। अब क्योंकि उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है हमको नहीं पता, कहीं सेंट्रली कहीं कंट्रोल हो रहा है। मान लीजिए आपने 11 राइड ख़त्म किया है और मैंने 6 राइड ख़त्म किया है, तो आपको 12वां राइड नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि 12वां राइड अगर आपका हो गया तो उसमें आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा। तो इस तरह का जो एक डिजिटल चतुराई, डिजिटल कंट्रोल कह सकते हैं, ये बढ़ने वाला है। और इसके लिए हमें एक्चुअली गिग वर्कर्स के लिए कई सारे अच्छे कानून बने हैं। राजस्थान में अच्छा कानून बना है, कर्नाटका के बजट में भी पारित हुआ है। ये एक प्रगतिशील कानून है, और जाते जाते अगले 10 साल में ये बढ़ने वाला है। तो हमें इसके बारे में भी गहरा सोच लगाना पड़ेगा। बहुत हमारा अच्छा कन्वर्सेशन रहा इंद्रन। तो मैं आखिरी पे एक बात ये भी पूछना चाह रहा था कि आपके हिसाब से भारत की गरीबी को अगर समझना हो तो आप कौन सी किताबें सोचेंगे कि जीवन यापन को लेकर, गरीबी को लेकर, कि जो हिंदी या हिंदी में जो बाइलिंगुअल हैं या जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें? एक तो है कि मैंने सबसे ज़्यादा, मेरी ये कोशिश है कि मैं जब लोगों के बीच रहता हूँ तब सबसे ज़्यादा सीखता हूँ।
तब सबसे ज़्यादा समझता हूँ, और अपनी ज़िंदगी से जब मैं तुलना करता हूँ तब मुझे जाके समझ में आता है कि गरीबी क्या है और गरीबी क्या नहीं है। तो मेरे लिए अगर आप पूछेंगे व्यक्तिगत तौर पे, तो ये बहुत ज़रूरी सीख है कि हम लोगों के बीच जाएं। आज की तारीख में हम इतना कंपार्टमेंटलाइज हो चुके हैं कि हम पब्लिक बस या पब्लिक ट्रेन पे नहीं जाते ज़्यादा, हम या तो अपनी गाड़ी में जाते हैं। तो वो एक मुझे भी सबसे ज़्यादा जो याद है वो एक गांधी फिल्म में, जब वो एक स्त्री को देखता है बच्चे के साथ, तो अपनी चादर छोड़ के चला जाते हैं पानी में, वो पानी में बहती हुई उनकी तरफ जाती है मेरे ख्याल से। और वो एक आदमी जो उस समय कहीं विदेश में रह रो आके अच्छी खासी ज़िंदगी जी के आया था, और वो ये अपने आप में एक जो जेस्चर है, और जिस तरह से ये बताती है कि इस चीज़ को कि गुर्बत होती क्या है, वैसा सही में। लेकिन एक खास एक किताब, एक जो मशहूर अर्थशास्त्री हैं जॉन, उनके लेख से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ आज तक। मनरेगा भी तो उन्हीं की देन है। उनके और कई लोगों की एक हाँ, साथ मतलब कई लोग, उन्होंने काफ़ी काम किया था उसमें। लेकिन उनके लेख से मैं काफ़ी प्रभावित था। इनफैक्ट उनका लेख पढ़ के ही मैंने अपने पूरी जो मेरा प्लान था जो करने का, वो पूरा बदल गया था। क्योंकि मैंने उनका एक हंगर एंड पब्लिक एक्शन अमर्त्य सेन के साथ उन्होंने लिखा था, जब मैं पीएचडी कर रहा था तब उस दौरान मैंने वो किताब पढ़ी। तो मुझे लगा कि यार ये तो सही बोल रहे हैं, इसी तरीके से हमें सोचना चाहिए। उसके बाद अनसर्टन ग्लोरी उनकी किताब है जो 2013 में अमर्त्य सेन के साथ ही उन्होंने लिखा था। मेरे ख्याल से बहुत सरल किताब है, उसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। 2020 में शायद उसका एडिशन निकला था। मैं तो कहूँगा कि वो किताब अनिवार्य होना चाहिए सबको पढ़ने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि हम गरीबी के बारे में पढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि हम अच्छी उपन्यास पढ़ें। जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो उससे हमें एक अलग तरीके से गरीबी के बारे में महसूस होता है। जैसे कि एक बहुत अच्छे लेखक हैं, आदिवासी लेखक हैं, हंसता शौवेंद्र शेखर। उनकी एक किताब है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है, दिस आदिवासी विल नॉट डांस। मैं तो कहूँगा वो भी एक अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि वो किताब की कहानियाँ इतनी अच्छी हैं कि आप जितना भी आंकड़ों के बीच में फंस जाएंगे, जब कहानियाँ पढ़ते हैं, जब फिल्में पात्रों के माध्यम से आप, जैसे अभी बीबीसी वापस बंगाल के ना अकाल को लेकर एक पूरा सीरीज अभी बनाई है उन्होंने, डॉक्यूमेंट्री। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो पूरा भारत की जो गरीबी है, एक तो कितनी स्वाभाविक है और कितनी मैन्युफैक्चर्ड है। जैसे कि वो बंगाल का अकाल तो खासा मैन्युफैक्चर्ड था एक तरह से, और वो भी एक पॉलिसी विक्टिमाइजेशन था लोगों का। हाँ, तो भारत में जो गरीबी है वो आपको क्या लगता है कि वो एक तरह का इम्पोज्ड है लोगों के ऊपर, अगर रास्ते चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, या फिर ये एक तरह के हम एक अंधी गली की तरफ बढ़ते चले जाएंगे? नहीं, रास्ता बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम जब हक को अगर केंद्रित करके हम नीतियाँ बनाएंगे तब रास्ता ज़रूर है। आज जैसे कि मैं बता रहा था कि हेल्थ में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना कम है। आज हम कितना 1.2 ऐसा कुछ दे रहे हैं। 3%, 3.5% कम से कम होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, राइट होना चाहिए, और ये राइट मुमकिन है। एडुकेशन, राइट टू एडुकेशन है, लेकिन सरकारी स्कूल में 6% कम से कम बजट होना चाहिए। इस तरीके से एक बेसिक सेट ऑफ सोशो इकोनॉमिक राइट्स पे कम से कम जीडीपी का 10% अगर हम उस पर एलोकेट करें तो बिल्कुल रास्ता निकल सकता है, और ये 10% मुमकिन है। और क्योंकि जैसे कि आपने असमानता की बात कही, आर्थिक असमानता, आज अगर जो सबसे अमीर 1% पूंजीवादी हैं उन पर अगर हम वेल्थ टैक्स लगाएं, तो मेरा एक नारा है कि टैक्स वेल्थ फॉर हेल्थ। तो वेल्थ टैक्स लगा के आप लोगों के स्वास्थ्य पे लगाइए, कम से कम स्वास्थ्य का हिस्सा वहीं से निकल जाएगा। दूसरा है इनहेरिटेंस, कि जो अमीर है वो पूंजी, आपने गोलमाल फिल्म जो पुरानी अमोल पालेकर और उत्पल दत्त की जो फिल्म है, उसमें बहुत बढ़िया जो टाइटल सॉन्ग है उसमें बहुत बढ़िया लाइन है, कहता है कि पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। मेरे ख्याल से वो पूंजीवादी का सार उसी में है, कैपिटलिज्म का सार उस एक लाइन में है। तो हम इनहेरिटेंस टैक्स, क्योंकि वो पैसे को चुंबक की तरह खींचता है, तो हम इनहेरिटेंस टैक्स लगा सकते हैं। अगर वो सब लगाएंगे तो 10% ऑफ जीडीपी एलोकेशन में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पैसे का सोर्स तो है।
राजनीतिक मंशा होना चाहिए। मैं कहता तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसों से भी कुछ हो सकता है वैसे तो जो होना चाहिए। या ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। कड़वी कॉफ़ी का हम लोग आज की बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग सबस्टैक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, गूगल और स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट की तरह भी हैं। आप आइए, उसको सुनिए और अपने साथियों के साथ भी इसको साझा करिए। यहाँ तक होने का, रहने का बहुत शुक्रिया।